हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। संसद की शक्तियाँ और उसके कार्य क्या हैं। तो फर्स्ट है जुडिशियल पावर। पार्लियामेंट की फर्स्ट पावर है जुडिशियल पावर। क्या है जुडिशियल पावर? मेकिंग लॉ फॉर द नेशंस वेलफेयर। पार्लियामेंट की ये ड्यूटी है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे देश के लिए, हमारी कंट्री के लिए वेलफेयर के लिए लॉ बनाए। देश के लिए कानून का निर्माण करना जो है वह संसद का प्रमुख कार्य है। अब पार्लियामेंट किस तरह से कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाएगी, उसके पावर कौन कौन से हैं उसके ऊपर। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सब्जेक्ट्स जो हैं उसको 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है। सब्जेक्ट मीन्स जितने भी विषय हैं उसको 3 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। हिंदी में जिसको संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के नाम से जाना जाता है। यूनियन लिस्ट को सेंट्रल लिस्ट भी कह सकते हैं। अब यूनियन लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाने की पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। मीन्स यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, संघ सूची के अंदर जितने भी विषय हैं, उसके ऊपर कानून बनाने की जो शक्ति जो है वो सिर्फ भारत की संसद के पास में है, मीन्स पार्लियामेंट के पास में है। स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं यानी कि राज्य सूची के अंदर जो विषय हैं उसके ऊपर कानून बनाने की जो शक्ति है या लॉ बनाने की जो पावर जो है वह स्टेट्स के पास में है, राज्यों के पास में है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो उस समय स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। जनरली स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची के अंदर जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर स्टेट्स ही लॉ बनाती हैं, राज्य सरकारें ही कानून का निर्माण करती हैं। लेकिन कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, कोई ऐसी आपदा आ जाती है तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो भी लॉ बना सकती है। लास्ट लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको समवर्ती सूची कहा जाता है। बोथ द गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती हैं। केंद्र सरकार भी इसके ऊपर कानून का निर्माण कर सकती है, राज्य सरकार भी इसके ऊपर कानून का निर्माण कर सकती है। लेकिन अगर दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन होता है, तो उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉ बनाया जाएगा वो ज़्यादा वैलिड होगा। अभी हमने कहा कि जैसे यूनियन लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बनाती हैं। स्टेट लिस्ट के अंदर जनरली स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती हैं, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर दोनों बना सकती है अपने अपने लेवल पर। लेकिन अगर दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उसके ऊपर कोई लॉ बना दिया उस सब्जेक्ट के ऊपर और स्टेट गवर्नमेंट ने भी उस सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना दिया, अगर इन दोनों सब्जेक्ट में किसी तरह का कोई कॉन्ट्रडिक्शन होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉ बनाया जाएगा उसको हम ज़्यादा वैलिड करेंगे। तो पहला हमारा फंक्शन हो गया या पावर होगी जुडिशियल पावर। इंडिया की पार्लियामेंट के पास में ये पावर है कि वह इंडिया के लिए लॉ बनाती है। इसके अकॉर्डिंग हमने 3 लिस्ट देख ली। 3 तरह की लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट्स बच जाते हैं, 3 तरह की लिस्ट के अंदर हमने डिवाइड किया, लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट बच जाता है तो उसके लिए रेसिडुअल्स लिस्ट बनाई गई, जिसको अवशिष्ट सब लिस्ट कहा गया है, अवशिष्ट सूची कहा गया है। मतलब अगर इन तीनों सूचियों के अलावा अगर कोई विषय बचता है तो उसको रेसिडुअल सब्जेक्ट कहा जाता है। इसके ऊपर लॉ बनाने की पावर जो है वो भी पार्लियामेंट के पास में है। अगला है हमारा पावर्स ऑफ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन। पार्लियामेंट की सेकंड पावर है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ है उसमें अगर किसी तरह का कोई अमेंडमेंट करना है, कोई संशोधन करना है संविधान में, तो वो सिर्फ भारत की पार्लियामेंट ही कर सकती है। इसके लिए उसको राइट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 से मिले हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 जो है वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 जो है वो भारत की संसद को ये अधिकार देता है कि वह संसद जो है वह भारत के संविधान में किसी तरह का अगर उसमें फेरबदल करना है, संशोधन करना है तो संसद कर सकती है। एनी रेजोल्यूशन रिगार्डिंग टू द अमेंडमेंट कैन बी प्रेजेंटेड इन ओनली पार्लियामेंट। अगर हम
कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह का अमेंडमेंट करना चाहते हैं, संविधान में किसी तरह का संशोधन करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो रेजोल्यूशन जो है, प्रस्ताव जो है, वो सिर्फ इंडिया की पार्लियामेंट यानी कि भारत की संसद में ही प्रस्तुत किया जाएगा। किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि किसी भी राज्य सरकार के पास में या राज्य विधानमंडल के पास में ये पावर नहीं है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह का अमेंडमेंट करना चाहते हैं, संविधान में किसी तरह का संशोधन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो बिल है या रेजोल्यूशन जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट में ही प्रेजेंट करना पड़ेगा। किसी भी स्टेट के पास में ये पावर नहीं है। वी कैन प्रेजेंट अ रेजोल्यूशन इन द बोथ हाउस, इधर फर्स्ट इन द लोकसभा और राज्यसभा। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह का अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जो रेजोल्यूशन या जो बिल प्रेजेंट करना पड़ेगा वो हम पहले किसी भी हाउस में कर सकते हैं, चाहे हम पहले लोकसभा में उसको इंट्रोड्यूस करें या पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करें। रूल्स ये कहता है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह का अमेंडमेंट करना चाहते हैं, संविधान में कोई संशोधन करना चाहते हैं, तो दोनों हाउसेस में से पहले एक हाउस में आपको बिल प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर वहाँ वो बिल जो है वो मेजोरिटी से पास हो जाता है तो फिर उसको दूसरे हाउस में भेजा जाता है। अगर दूसरे हाउस में भी उस बिल को मेजोरिटी से पास कर दिया जाए तो उस बिल को दोनों हाउसेस से जब परमिशन मिल जाती है तो प्रेसिडेंट के पास में भेजा जाता है, और जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन करता है तब वो जो बिल जो है वो पास माना जाता है। अब मान लीजिए कि प्रेसिडेंट इसमें कुछ अपना सुझाव देना चाहे। अगर लोकसभा ने उसको इंट्रोड्यूस किया, लोकसभा ने उसको पास कर दिया, राज्यसभा ने भी इसको पास कर दिया और प्रेसिडेंट के पास में उसको भेजा, तो प्रेसिडेंट अगर इसमें कोई एडवाइस देना चाहे तो उसको रिटर्न कर सकता है। अब ये लोकसभा और राज्यसभा के ऊपर है, अगर वो प्रेसिडेंट की एडवाइस को फॉलो करे या ना करे। अगर वो फॉलो नहीं भी करें और एज इट इज़ उसको अगर वापस भेज दे प्रेसिडेंट के पास में, तो इस टाइम प्रेसिडेंट को साइन करने ही पड़ेंगे। अगर मान लीजिए कि एक हाउस में वो बिल पास हो गया और दूसरे हाउस में वो बिल पास नहीं होता है, तो फिर वो अमेंडमेंट जो है वो नहीं माना जाएगा, वो बिल जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे होता है आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 जो है वो हमें पार्लियामेंट को ये पावर देती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। कंडीशन क्या है उसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में पहले रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करो, यानी कि बिल पास करो, प्रेजेंट करो। अगर उस हाउस का मतलब पहले लोकसभा भी हो सकती है, राज्यसभा भी हो सकती है। अगर उस हाउस से वो पास हो जाता है उसको दूसरे हाउस में भेजो। अगर दूसरे हाउस में भी उसको अप्रूवल मिल जाता है 2/3 मेजोरिटी से, अगर दोनों हाउसेस उस बिल को पास कर देते हैं तो फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, और जब प्रेसिडेंट जो है वो उस बिल के ऊपर अपने सिग्नेचर करता है तो वो अमेंडमेंट जो है वो कंप्लीट माना जाता है। वैसे तो सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही अमेंडमेंट की पावर है। जनरली हम कोई अमेंडमेंट करना चाहे, कोई नॉर्मल अमेंडमेंट है, सिंपल अमेंडमेंट है, तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से 2/3 मेजोरिटी से उस बिल को पास करवा लिया जाता है। लेकिन अगर कोई खास अमेंडमेंट करना है, कुछ विशेष अमेंडमेंट है, तो उसके लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के अलावा इंडिया की जितने भी स्टेट्स हैं उसमें से 50% स्टेट्स का अप्रूवल लेना भी ज़रूरी है। मीन्स पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास होने के बाद भी इंडियन जो स्टेट्स हैं, जितनी भी स्टेट्स हो सकती हैं, अभी जैसे 28 हैं, चाहे जितनी भी हो जाए, उन स्टेट्स के 50% स्टेट्स का अप्रूवल मिलने के बाद ही फिर पार्लियामेंट जो है उसमें अमेंडमेंट कर सकती